नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय सारंगपुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषय फाइनेंशियल अकाउंटिंग या वित्तीय लेखांकन के संबंध में चर्चा करेंगे। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। व्यावसायिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं, जो किसी प्रकार के व्यवसाय को करती हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय, निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी एक्टिविटीज करती हैं। अंतिम खातों से आशय होता है वे समस्त खाते जो व्यापारिक वर्ष के अंत में व्यवसाय के परिणाम को ज्ञात करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, अंतिम खाते कहलाते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिन कंटेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे वह कंटेंट्स है फाइनल अकाउंट्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात अंतिम खाते क्या होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से लेखे तैयार करने होते हैं। मुख्यतया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट या चिट्ठा हमें बनाना होता है। तो इन सभी खातों के फॉर्मेट्स और इनमें लिखे जाने वाली मदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एडजस्टमेंट्स के अंतर्गत हम लोग एडजस्टमेंट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि समायोजन क्या होते हैं, समायोजन की विशेषताएं और समायोजन करने के उद्देश्य क्या होते हैं। अंत में हम लोग महत्वपूर्ण समायोजनों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रमुख समायोजनों को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। इन समायोजनों का क्या प्रभाव अंतिम खातों पर होता है, इनमें कौन-कौन सी प्रविष्टियां करनी होती है और इनके विस्तृत प्रभाव को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले जानते हैं व्यावसायिक संस्थाओं के अंतिम खाते क्या होते हैं। प्रत्येक व्यापारी व्यापारिक वर्ष के अंत में अपने हिसाब किताब तैयार करके यह जानने की कोशिश करता है कि उसने पूरे वर्ष भर जो परिश्रम किया है उसका परिणाम क्या निकला, अर्थात उसे लाभ हुआ या हानि। इसे ज्ञात करने के लिए उसे अपने खाते तैयार करने होते हैं। व्यापारिक वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले खाते अंतिम खाते कहलाते हैं। इन खातों को बनाने का उद्देश्य लाभ हानि को निर्धारित करना और व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना होता है। अंतिम खाते ट्रायल बैलेंस में दी गई सूचनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं और ट्रायल बैलेंस लेजर में दी गई सूचनाओं के आधार पर तथा लेजर जर्नल के आधार पर बनाया जाता है। अंतिम खातों का आधार तलपट होता है। तलपट या ट्रायल बैलेंस से ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। अतः अंतिम खाते तैयार करने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले तलपट तैयार कर लें। यदि तलपट तैयार है, ट्रायल बैलेंस हमारा रेडी है, तो तय मानिए कि हम अंतिम खाते बना पाएंगे। अंतिम खाते जरूरी नहीं है कि हम एक वर्ष के बाद या वर्ष के समापन पर ही बनाएं। इन्हें मासिक आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, 6 माही और वार्षिक आधार पर भी तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन व्यवसायी के पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रतिमाह अपने अंतिम खाते तैयार करे और न ही आयकर अधिनियम के अंतर्गत या अन्य अधिनियमों के अंतर्गत इसकी अनिवार्यता है। अतः व्यवसायी अपना हिसाब किताब अपने अंतिम खाते वर्ष के अंत में ही तैयार करता है। अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य क्या है? जैसा मैंने अभी बताया कि व्यावसायिक फर्म अर्जित लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए अंतिम खाते तैयार करती है। साथ ही फर्म की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए भी अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी अंतिम खातों को बनाने का होता है। में एक प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की सही एवं उचित स्थिति प्रकट करना, भावी योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना। व्यवसायी अपने भविष्य के निर्धारण के लिए, भविष्य की प्लानिंग के लिए इन अंतिम खातों को ही आधार बनाता है। इसी के आधार पर वो तय करता है कि आगामी वर्ष में उसकी योजना क्या रहेगी, इस तरह से वह अपने लाभ को और बढ़ाने का प्रयास करेगा। संस्था के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के बारे में वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना,
यह भी अंतिम खातों का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही उनका वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव हुआ है, यह दर्शाना भी अंतिम खातों का उद्देश्य होता है। अंतिम खातों के माध्यम से व्यापारी अपने सकल लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाता है। वित्तीय विवरणों के माध्यम से न सिर्फ व्यवसाय को अपनी जानकारी प्राप्त होती है, अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, अपितु बाहरी पक्षकारों जिनका उस व्यापार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, उन्हें भी आवश्यक आंकड़े या जानकारियां अंतिम खातों के माध्यम से प्राप्त हो पाती है। अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, अर्थात अंतिम खातों में किन किन खातों या लेखों को सम्मिलित किया जाता है। इसे जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अंतिम खाते बनाने वाली संस्था किस प्रकार की है, अर्थात ट्रेडिंग यूनिट के द्वारा अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा। अगर ट्रेडिंग यूनिट है, अगर व्यवसाय क्रय विक्रय संबंधी कार्य करता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसके द्वारा की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं की जाती है, तो उन्हें अपने अंतिम खातों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्टेटमेंट या खाते तैयार करने होते हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता, तदुपरांत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अंततः बैलेंस शीट या चिट्ठा तैयार किया जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि है तो उसे अपने अंतिम खातों के अंतर्गत सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या निर्माण खाता तैयार करना होता है। निर्माण खाता बनाने के उपरांत ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अंततः बैलेंस शीट या चिट्ठा तैयार किया जाता है। निर्माण खाता क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा ही अंतिम खातों के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या निर्माण खाता बनाया जाता है। निर्माण कार्य में लगी हुई या उत्पादन गतिविधियों में संलग्न फर्मों के द्वारा ही निर्माण खाता तैयार किया जाता है। निर्माण खाते के अंतर्गत कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल का प्रारंभिक स्टॉक इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। डेबिट साइड में अन्य समस्त प्रत्यक्ष व्यय जो माल के उत्पादन, निर्माण या क्रय से संबंधित है, फैक्ट्री से संबंधित है, उन समस्त प्रत्यक्ष खर्चों को भी इस खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यदि हमारे पास कुछ बचा है तो उसे लिखा जाता है। कुछ माल जो वेस्ट हो गया है, स्क्रैप के रूप में हमारे द्वारा सेल किया गया है, बेच दिया गया है, उसे भी इस खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इस खाते को बनाकर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स अर्थात निर्मित माल की लागत ज्ञात कर पाते हैं। इसी निर्मित माल की लागत को यहां से हम व्यापार खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो स्पष्ट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निर्माणी संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें माल के निर्माण संबंधी समस्त खर्चों को लिखकर उत्पादन की लागत ज्ञात करने की कोशिश की जाती है या उत्पादन लागत ज्ञात करने का उद्देश्य लेकर इस खाते को तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता प्रत्येक व्यवसाय के द्वारा, चाहे वह निर्माण गतिविधियों में जुड़ा हो या ट्रेडिंग एक्टिविटीज उसके द्वारा की जाती हो, ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता बनाना आवश्यक होता है। व्यापार खाते को माल खाता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें माल संबंधी समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है। एक निश्चित अवधि के सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी के उद्देश्य से व्यापार खाते को तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से बेचे गए माल की लागत की गणना भी की जा सकती है। ट्रेडिंग अकाउंट 2 भागों में बटा होता है। डेबिट साइड में समस्त डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में समस्त डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। प्रारंभिक स्कंध के बाद परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, क्रय में से क्रय वापसी घटाने के बाद शुद्ध क्रय डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। अन्य समस्त प्रत्यक्ष व्यय, चाहे वो माल के क्रय से संबंधित हो या माल को प्राप्त करने के संबंध में हो, डेबिट पक्ष में लिख दिए जाते हैं। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राय आदि आदि समस्त
डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अर्थात नेट सेल को लिखा जाता है। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को लिखकर दोनों पक्षों का जोड़ लगा लिया जाता है। दोनों पक्षों के जोड़ में से जिधर भी बैलेंस बचता है, यदि बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ कहते हैं, और क्रेडिट साइड में शेष बचता है तो इसे ग्रॉस लॉस या सकल हानि कहा जाता है। इसे व्यापार खाते से लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लाभानी खाता क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभानी खाता ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता बनाने के उपरांत बनाया जाता है। इसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में समस्त अप्रत्यक्ष खर्चों को और क्रेडिट पक्ष में समस्त अप्रत्यक्ष आयों को शामिल किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होती है। ट्रेडिंग अकाउंट से यदि ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है, और यदि ग्रॉस लॉस है तो इसे डेबिट साइड में लिखा जाता है। लाभानी खाते में अन्य समस्त अप्रत्यक्ष खर्चों, चाहे वो ऑफिस से संबंधित हो, माल के विक्रय और वितरण से संबंधित हो, वित्तीय गतिविधियों से संबंधित हो, मेंटेनेंस से संबंधित हो, उन सब खर्चों को डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। क्रेडिट पक्ष में नॉन ट्रेडिंग इनकम, जो कि सीधे सीधे व्यापार से जुड़ी हुई नहीं है, ऐसी आय को क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड आदि आदि। यह अप्रत्यक्ष आय होती हैं जिन्हें लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में स्थान दिया जाता है। लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, जैसा मैंने बताया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस आदि। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरीज, कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, पैकेजिंग एक्सपेंसेस आदि आदि। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, डिस्काउंट आदि खर्चों को लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स भी इसी खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। किसी भी प्रकार की असामान्य हानि, चाहे माल के चोरी चले जाने से, माल के आग से नष्ट हो जाने से, या स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर होने वाली हानियों को भी इस खाते के डेबिट पक्ष में स्थान दिया जाता है। सारी मदों का लेखा करने के उपरांत हम दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। यदि टोटल क्रेडिट पक्ष का ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट में बचेगा और यह बैलेंस नेट प्रॉफिट कहलाएगा। यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट पक्ष में बचेगा और इसे हम नेट लॉस कहेंगे। यह नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ी या घटाई जाती है। यदि नेट प्रॉफिट है तो इसे कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, और यदि नेट लॉस है तो इसे कैपिटल में से घटा दिया जाता है। बैलेंस शीट या चिट्ठा। अंतिम खातों का अंतिम हिस्सा है चिट्ठा या बैलेंस शीट। व्यापार खाता लाभानी खाता बना लेने के उपरांत हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु चिट्ठा या बैलेंस शीट तैयार करना होता है। इसमें समस्त संपत्तियों और दायित्वों का लेखा किया जाता है। बैलेंस शीट के बाईं ओर दायित्व पक्ष और दाईं ओर संपत्ति पक्ष लिखा जाता है। दायित्व पक्ष में पूंजी, लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिवी खर्च, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय आदि मदों का लेखा किया जाता है। जबकि संपत्ति पक्ष में समस्त संपत्तियां, चाहे वो स्थायी हों, चालू हों या अन्य प्रकार की संपत्तियां हों, सभी संपत्तियों को संपत्ति पक्ष में लिख दिया जाता है। कैश एंड कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, प्रिपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारी मदें संपत्ति पक्ष में लिखी जाती हैं। इसके अलावा गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी यदि उपलब्ध है तो इन्हें भी संपत्ति पक्ष में लिख दिया जाता है।
ध्यान रखा जाए, स्थायी संपत्तियों में से यदि डेप्रिसिएशन की व्यवस्था है, तो डेप्रिसिएशन को घटाकर ही नेट राशि संपत्ति पक्ष में लिखी जानी चाहिए। चिट्ठे के दोनों पक्षों का जोड़ हमेशा बराबर आता है। यदि हमने समस्त व्यवहारों को, समस्त समायोजनों को ध्यान में रखकर व्यवस्थित तरीके से लेखा कर दिया है, कोई व्यवहार लिखने से छूटा नहीं है, तो निश्चित मानिए कि चिट्ठे के दोनों पक्षों का जोड़ एक ही बार में बराबर आ जाएगा। अब हम जानेंगे समायोजन क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं और इनके उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। तलपट के बाहर दी गई सूचनाओं को समायोजन कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे समस्त सूचनाएं जिन्हें तलपट में शामिल नहीं किया गया है या तलपट बनाने के बाद सामने आई हैं, ऐसी सूचनाओं को समायोजन कहा जाता है। इन्हें तलपट के बाहर स्थान मिलता है। प्रत्येक समायोजन का लेखा दो जगहों पर होता है। समायोजनों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि यह तलपट के बाहर दिए होते हैं, इनसे दो खाते प्रभावित होते हैं। समायोजन प्रविष्टियों में रोकड़ खाते को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया जाता या रोकड़ खाता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है। यदि समायोजन का कोई मत तलपट में दिया है, तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव सिर्फ एक ही जगह दिखाया जाएगा, अर्थात यह एक खाते को ही प्रभावित करेगा। समायोजन प्रविष्टियों के उद्देश्य क्या होते हैं? क्यों हम समायोजन प्रविष्टियां करते हैं? कुछ सूचनाएं जो हमें बाद में पता चलती है, कुछ अपूर्ण लेन-देन है जिन्हें पूर्ण करना है, कुछ अशुद्धियां हैं जिनका संशोधन करना है, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, सही लाभांश ज्ञात करना है, तो हमें समायोजन करना पड़ेगा। अदत्त व्यय, पूर्तत्व व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, मूल्यह्रास, पूंजी पर ब्याज, विनियोगों पर ब्याज, कुछ ऐसे समायोजन होते हैं जिनका लेखा तलपट बनाते समय नहीं हो पाता है। उनकी जानकारी कई बार हमें बाद में प्राप्त होती है, तो इन्हें भी हमें अपने अंतिम खातों में शामिल करना आवश्यक होता है। यदि हम इन्हें उचित स्थान नहीं देंगे, तो ना तो हम शुद्ध लाभ ज्ञात कर पाएंगे, न ही व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगा पाएंगे। तो समस्त आय, चाहे वह प्राप्त हो गई हो या होना बाकी हो, समस्त खर्च जिन्हें भुगतान कर दिया गया है या भुगतान करना बाकी है, उन्हें अंतिम खातों में स्थान देना आवश्यक होता है। इसीलिए समायोजन प्रविष्टियां की जाती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समायोजनों के बारे में जानेंगे। वैसे कई प्रकार के समायोजन होते हैं। कुछ समायोजनों को इस लेक्चर में शामिल करने का प्रयास किया गया है, कवर करने की कोशिश की गई है। अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। प्रत्येक सवाल में आपको यह समायोजन अनिवार्य रूप से मिलता है। तलपट के बाहर अंतिम रहतिये को लिखा जाता है या दिया होता है। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, शेष बच जाता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया कहा जाता है। इसका मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो दोनों में कम हो, उस पर किया जाता है। अंतिम रहतिये को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करंट असेट्स के रूप में दिखाया जाता है और इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अंतिम रहतिये के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य यह है कि यदि इसे तलपट के अंदर दिया गया है, तो फिर इसका प्रभाव सिर्फ एक स्थान पर होगा। वह स्थान है चिट्ठा, अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसे लिखा जाएगा। व्यापार खाते में इसे स्थान नहीं दिया जाएगा। अंतिम स्टॉक के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, वह है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा महत्वपूर्ण समायोजन है डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। संपत्तियों के निरंतर उपयोग के कारण उसका मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है। टूट फूट हो जाने, घिसावट हो जाने, समय व्यतीत हो जाने, अप्रचलन हो जाने के कारण संपत्तियों का मूल्य कम होना स्वाभाविक है। इस कमी को ही मूल्यह्रास कहा जाता है। प्रायः स्थायी संपत्तियों के लिए एक निश्चित प्रतिशत से मूल्यह्रास का प्रावधान करना आवश्यक होता है। मूल्यह्रास को लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में और स्थायी संपत्तियों में से चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों में से घटाकर दिखाया जाता है। मूल्यह्रास के संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है,
उसमें पहली एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। दूसरी प्रविष्टि की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्य में कुछ वे ऐसे होते हैं जो अंतिम खाते वाले वर्ष से संबंधित तो होते हैं लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है या जिनका भुगतान किया जाना बाकी है, ऐसे व्यय को अदत्य व्यय कहा जाता है। इन्हें अनपेड एक्सपेंसेस, पेबल एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। अंतिम खाते बनाते समय इन्हें संबंधित व्ययों में जोड़कर व्यापार खाते या लाभानी खाते में लिखा जाता है और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इन्हें स्थान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेतन देना बाकी है तो इसे हम लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में वेतन के साथ जोड़कर वेतन प्लस अदत्त वेतन अर्थात दोनों को जोड़कर इसे लिखेंगे, जबकि चिट्ठे में इसे अदत्त वेतन के रूप में दायित्व पक्ष में इसके संबंध में जो प्रविष्टि की जाती है वह है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। संबंधित व्यय को डेबिट करके अदत्त व्यय खाते को क्रेडिट किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय ऐसे व्यय जो अभी हमें भुगतान करना नहीं था, जो इस साल से संबंधित नहीं है लेकिन अग्रिम भुगतान हमारे द्वारा कर दिए गए हैं, ऐसे खर्च पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। पूर्वदत्त व्यय इस वर्ष से संबंधित नहीं होते हैं, वे मुख्यतः अगले वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन उनका भुगतान पहले ही कर दिया गया होता है। पूर्वदत्त व्यय को एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। लाभानी खाता या व्यापार खाते में इन्हें संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है और चिट्ठे में इसे संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। इसकी जो समायोजन प्रविष्टि होती है वह है प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट। ध्यान रखा जाए कि अदत्त व्यय हो या पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय हो या अनुपार्जित आय, यदि तलपट के अंदर इसे दिया गया है तो इसका लेखा सिर्फ एक स्थान पर होगा, वह स्थान है चिट्ठा, अर्थात इसे चिट्ठे के संपत्ति या दायित्व पक्ष में ही लिखा जाएगा, अन्य खातों में इसको स्थान नहीं दिया जाएगा। उपार्जित आय ऐसी आय जो अंतिम खाते बनाते समय अर्जित तो कर ली गई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात आय कमा ली गई है लेकिन प्राप्त होना बाकी है, वो अर्जित आय कहलाती है। ऐसी आय को अर्नड इनकम, रिसीवेबल इनकम, इनकम ड्यू, एक्रूड इनकम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे अंतिम खाता बनाते समय व्यापार या लाभानी खाते में संबंधित आय में जोड़ दिया जाता है और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करंट असेट्स के रूप में इसे स्थान दिया जाता है। इसके संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है वह है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट, अर्थात उपार्जित आय खाता डेबिट आय खाता से। मान लिया जाए कमीशन उपार्जित हो गया है तो इसकी हम एंट्री करेंगे उपार्जित कमीशन खाता डेबिट कमीशन खाता से। नेक्स्ट आता है एडवांस इनकम, अनएक्रूड इनकम या अग्रिम आय। ऐसी आय जिसके संबंध में अभी हमारे द्वारा सेवाएं दी नहीं गई है लेकिन आय हमें पहले ही प्राप्त हो गई है, ऐसी आय को अग्रिम आय या एडवांस इनकम भी कहा जाता है। अनएक्सपायर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। जैसे मकान मालिक को किराएदार ने माह के पहले ही एडवांस रूप में किराया दे दिया, अब यहाँ जो किराया प्राप्त हुआ है यह अग्रिम किराया है, अग्रिम आय है। इसका जो लेखा किया जाएगा वह होगा किराया खाता डेबिट अग्रिम किराया खाता से। समायोजन करते समय यह ध्यान रखा जाए कि अग्रिम आय को संबंधित आय में से घटा दिया जाता है और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है, क्योंकि यह हमारी आय अभी नहीं है, हमने सेवाएं नहीं दी है, इसलिए यह हमारा दायित्व होता है, हमें सेवाएं देनी होगी, उसके बाद ही यह हमारी आय बन सकती है। पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्यापारी द्वारा व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है उस पर उसे एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि व्यापारी को उसकी पूंजी पर कोई ब्याज दिया जाता है तो इसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। यह व्यापार के लिए आगम व्यय है जबकि व्यापारी के लिए इसे लाभ माना जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत व्यापार और व्यापारी दोनों को अलग अलग माना गया है, इसलिए व्यापार में लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए दायित्व होती है और इस दायित्व पर यदि हमें कोई ब्याज देना है तो वह भी हमारे लिए खर्च होगा।
इसके संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है, उसमें दायित्व पक्ष में चिट्ठे में पूंजी में इस पूंजी पर ब्याज को जोड़ दिया जाता है और लाभ हानि खाता बनाते समय इसे खर्च के रूप में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके संबंध में जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आहरण पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। व्यापारी द्वारा कई बार व्यापार में से कुछ राशि या कुछ माल स्वयं के उपयोग हेतु निकाल लिया जाता है। इसे ड्रॉइंग्स या आहरण कहा जाता है। इस आहरण पर जो ब्याज लिया जाता है उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या आहरण पर ब्याज कहते हैं। यह व्यापार के लिए आय और व्यापारी के लिए खर्च है कि दायित्व पक्ष में ड्राइंग में या आहरण में जोड़कर लिखा जाता है और लाभ हानि खाता बनाते समय इसे आय के रूप में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके संबंध में जो जर्नल एंट्री की जाती है वह है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यह अप्रत्यक्ष आय के रूप में लाभ हानि खाते में दिखाई जाती है। बैड डेट से डूबत ऋण एक महत्वपूर्ण समायोजन जो कि हमें हमेशा देखने को मिलता है। जब हम उधार माल बेचते हैं तो जरूरी नहीं है कि बेचे गए माल की संपूर्ण राशि हमें प्राप्त हो ही जाए। कई बार इसमें से कुछ राशि हमें लेने से रह जाती है, प्राप्त होने से रह जाती है। इसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं अर्थात वह डूब जाती है, वसूल नहीं हो पाती है। इसे ही हम अशुद्ध ऋण, डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स या अप्राप्त ऋण। इसे चिट्ठा बनाते समय संबंधित देनदार में से घटा दिया जाता है और लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में इसे हानि के रूप में दिखाया जाता है। इसके संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है वह है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर डेटर्स अकाउंट। देनदार में से इसे घटाना होता है, इसलिए डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण चूंकि हानि है इसलिए इसको डेबिट करना होता है। डूबत ऋणों के लिए संचिति रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अर्थात डूबत ऋणों के लिए प्रावधान कुल संदिग्ध ऋण का अनुमानित प्रतिशत होता है जिसके वसूल होने की संभावना नहीं रहती है। व्यापारी अपने अनुभव के आधार पर यह तय कर लेता है कि लगभग कितनी राशि उसकी प्रतिवर्ष डूब जाती है। वह इस अनुमान के आधार पर कुछ पूर्व से ही संचिति बनाकर रखता है, इसे डूबत ऋण के लिए संचय कहा जाता है। ग्राहकों से जो रकम वसूल होने की संभावना नहीं रहती उसी को ही हम डूबत ऋण संचिति के रूप में लिखते हैं। डूबत ऋण संचिति को रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कहा जाता है। इसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखा जाता है और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इसे स्थान दिया जाता है। इसका संबंध में जो समायोजन प्रविष्टि की जाती है वह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यह जानने की कोशिश की कि व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खाते क्या होते हैं, अंतिम खातों के अंतर्गत किन किन खातों को स्थान दिया जाता है और कौन कौन से समायोजन होते हैं जो कि हमें अंतिम खाता बनाते समय ध्यान रखने होते हैं। आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।